हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको यूट्यूब स्टडी चैनल में। मैं शैलेंद्र यादव आपके यूट्यूब स्टडी के माध्यम से कक्षा 10 के गणित का हर एक चैप्टर का हर एक सवाल एक एक करके हर सवालों का सॉल्यूशन करके आपको यूट्यूब स्टडी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें देखिए, आज हम कक्षा 10वीं के न्यू सिलेबस 2024 जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने आपके वेबसाइट पर लोड किया है, उसी के क्रम में न्यू सिलेबस 2024 के बारे में पहले बात करेंगे। देखेंगे इसमें जो आपको पूरे साल जो कक्षा 10 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टरों के बारे में जानना है, उसके बाद पहले एक एक चैप्टर के बारे में बताएंगे। उसके बाद से जो पहला चैप्टर ये वास्तविक संख्याएं है, रियल नंबर, इसका आज शुभारंभ करेंगे। पहला चैप्टर आपको वास्तविक संख्या आज शुरू की जाएगी। वास्तविक संख्याओं का पहले परिचय कराया जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों के भी उल्लेख किए जाएंगे। उसके बाद आपके सारे जो चैप्टर है एक एक करके चैप्टर का हर एक सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में जानिए कि आपको पूरे साल में क्या पढ़ना है। पूरे साल में भाई क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्या ये चैप्टर कुछ जो कक्षा 10वीं के चैप्टर है, क्या आपने इस चैप्टरों में से कुछ चैप्टर जानते हैं। आपको कक्षा 9 में कुछ चैप्टरों के बारे में बताया गया होगा। कुछ चैप्टर थे उसमें, लेकिन उसमें कुछ बेसिक था। कक्षा 9 में जब आप लोग पढ़े हैं तो उसमें कुछ बेसिक था, लेकिन इसमें थोड़ा सा और उसके कड़ी को आगे जोड़ करके चैप्टर को बढ़ाया गया है। इसी के क्रम में चलिए, आज आपका पहला वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। बहुपद के बाद आपके तीसरा चैप्टर देखने को मिलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 4 नंबर आपका द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे का आपको एक समीकरण दिया रहेगा। समीकरण में द्विघात मतलब जो उसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, चर की घात 2 होगी, द्विघात समीकरण होगा। इस द्विघात समीकरण में आपको कक्षा 8 में मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल, मूलों का योगफल संबंधित आपको कुछ देखने को मिलेगा। इसमें क्या रहेगा कि मूल निकालना होगा, मूल का योगफल निकालना होगा, मूलों का गुणनफल निकालना होगा, शून्यक ज्ञात करना होगा। उसके बाद से आपके क्या रहेगा कि मूलों का योगफल दिया रहता है, मूलों का योगफल दिया। इसी संबंध में द्विघात समीकरण में आपको यही सब पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। विस्तृत आपका चर्चा किया जाएगा जब चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद आपका अगला चैप्टर रहेगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे आपने देखा होगा पहले संख्याकिकी जैसे सवालों में देखा होगा कि समांतर श्रेणी में लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योगफल, अंत से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद, इस टाइप के सवाल आपको समांतर श्रेणी में देखने को मिलेगा। इसके बाद त्रिभुज है। त्रिभुज तो आपने बहुत कक्षा 7, 8, 9, 10 में आ गए हो आप। त्रिभुज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन त्रिभुजों के हर एक गुणों का उल्लेख जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ती जाती है उसमें त्रिभुजों के गुण, त्रिभुजों के बारे में, चाहे त्रिभुजों की व्याख्या उतना ही बढ़ती जाती है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, त्रिभुजों का कई त्रिभुज के बिंदु शीर्ष दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल करके उसका त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, भुजाएं ज्ञात करेंगे। इस टाइप के सवाल आपके त्रिभुज में देखने को मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आपका त्रिकोणमिति, ये कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति यह कक्षा 10 के गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच का दूरी, दो बिंदुओं के बीच के दूरी का योगफल, इस टाइप के सवाल आपके देखने को मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति में। त्रिकोणमितीय परिचय में त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी, इस चैप्टर में आपको त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। उसके बाद जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, इसमें परिचय कराया जाएगा। इसमें त्रिकोणमितीय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जिसका सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद से आपका ये वृत्त चैप्टर होगा, सर्किल। वृत्त में आपका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, वृत्त का अर्ध परिमाप, वृत्त का परिमाप, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रचनाएं होंगी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता। जो प्रायिकता आपको कक्षा 9 में भी देखने को मिला था, अंतिम चैप्टर भी प्रायिकता था और कक्षा 10 में भी आपका अंतिम चैप्टर प्रायिकता ही है।
इसके बाद चलिए यही पूरे साल आपका यही चैप्टर कक्षा 10 में पढ़ना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का अब विस्तार से एक एक करके आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। वास्तविक संख्या से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुपद, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समस्त के बारे में पहले जान करके तब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। किसकी? वास्तविक संख्या की। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, मिटा दे, उसके बाद आगे के आपको इसमें आपका पहला चैप्टर रहेगा। पहला चैप्टर की शुरुआत आज की जाएगी। पहला चैप्टर का पहले बेसिक संख्याओं के बारे में आपको जानना पड़ेगा। संख्याएं क्या हैं, अंक क्या हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, भाज्य, समस्त संख्याओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपकी चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। तो अब आपको अध्याय जो 1 है, अध्याय 1 की शुरुआत कर दी गई है। अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, इन वास्तविक संख्याओं से बहुत सारे संख्याओं का संबंध है। बहुत सारी संख्याएं मिल करके आपको एक वास्तविक संख्या का रूप देती हैं। तो वास्तविक संख्या जैसे देखिए, ये अंक हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। देखिए यहां पर आपके जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यहां आपका नाम दे दिया वास्तविक संख्या। इसका मतलब कि इसके ऊपर की जितनी समस्त संख्याएं हैं, जितनी समस्त संख्याएं, वो सारी समस्त संख्याओं का संबंध आपकी वास्तविक संख्या से है। ये सारी समस्त संख्याएं मिल करके आपको एक वास्तविक संख्या का रूप देती है। इसलिए इन वास्तविक संख्याओं से जो पहले की समस्त संख्याएं हैं उनके बारे में जानना आपको आवश्यक हो जाता है। इसमें आपको सबसे पहला जो अंक है, अंक डिजिट। देखिए अंक, गणित की शुरुआत तो यही से होती है। गणित की शुरुआत आपकी अंक से ही तो होती है। इसमें जो डिजिट हैं, आपके जो अंक हैं, गणित में अंक कुल 10 होते हैं। गणित में जो कुल अंक होते हैं, जो कुल अंक आपके होते हैं, वो कुल अंक होते हैं 10। कुल अंक 10 होते हैं। वो 10 गणित के अंक कौन कौन से हैं? तो वो आपके 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 आपके जो 0 से लेके 9 तक हैं, कुल 10 अंक है। काउंट करिए इसको आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गणित में आपके जो कुल 10 अंक हैं, 0 से शुरू होता है और 9 तक जाता है, ये कुल 10 अंक है। जैसे आप अच्छा, इसमें आपका सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। होता है ना आपके कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंक की, तो अंक है ना आपका 9, ये 9 आपका अंक है। आपके अंक की शुरुआत 0 से लेकर 9 तक होती है। कुल गणित में अंक 10 होते हैं। आता है कभी कभी कि समस्त अंकों का औसत ज्ञात करिए। सवाल आपके मिलते हैं कभी कभी कि जितने भी अंक दिए गए हैं, इन समस्त संख्याओं का औसत, समस्त अंकों का औसत क्या है? तो औसत जैसे अब तो नाम दे देता है अंक, लेकिन बताता नहीं है जी किस किस अंक का औसत निकालना है। आपका समस्त अंकों का औसत होता है। तो करते क्या है कि समस्त अंकों का जब औसत निकालते हैं तो उसमें आपको 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितने आपके अंक हैं, अंकों कितने 10 है ना, 10 से हम भाग कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि औसत बराबर समस्त संख्याओं समस्त अंकों का योगफल बटा पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या आपकी 10 है, अंकों की संख्या 10 है और 10 को ऊपर जोड़ते हैं, 10 से भाग करते हैं, वो आपका कहता है अंकों का औसत। जब अंकों का औसत पूछेगा तो आप 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे, सबका योगफल लिखेंगे, बटा में 10 करके आप उसका औसत निकाल लेंगे। तो ये रहा आपका अंक, ये अंक रहा। अंक के बारे में आपने जाना कि अंक 10 होते हैं। अब आपकी जो पहला है, दूसरा है जो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्याओं, जैसे ये संख्याओं के बारे में आपको पीछे की क्लासों में बताया गया होगा कि प्राकृतिक पूर्ण संख्या ये 6, 7, 8, 9 सारे में बताया जाता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में। तो जो प्राकृतिक संख्या है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब कि आपकी जो समस्त संख्याएं जो गिनने के प्रयोग में लाई जाती हैं, गिनने के लिए लाई जाती हैं, वो संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। काउंटिंग करने में जिसका यूज किया जाता है। तो बताइए
किसी भी चीज का, किसी भी संख्याओं का अगर काउंटिंग करना है तो काउंटिंग करेंगे आप, तो आप काउंटिंग करने की शुरुआत 1 से ही करते हैं। जैसे किसी भी, जैसे मान लें कि आपके क्लास में 70 बच्चों की उपस्थिति है, तो बच्चों की जब काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे आप? बच्चों की काउंटिंग करेंगे तो 1 से ही ना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसलिए आपके जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो आपकी 1 से शुरुआत होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की जब बात करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाती है ये संख्याएं। गिनने की सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो गिनने में सबसे पहले हम 1 का यूज करते हैं। इससे पहले तो 0 होता है, लेकिन क्या किसी संख्या को काउंट करेंगे, किसी वस्तु को काउंट करेंगे तो वस्तु को काउंट करने में 0 का इस्तेमाल थोड़ी ना करते हैं। काउंटिंग करने में 0 का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपका ये 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपकी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और 1 2 3 4 5 करते करते अनंत तक जाता है। इसका मतलब कि आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक संख्या के बाद एक संख्या आएगी, अंतिम संख्या आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाती है। उसके बाद से आपके जो तीसरा है पूर्ण संख्या। देखिए ध्यान से, होल नंबर, ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या। इसी प्राकृतिक संख्या में आप अगर पहले 0 को शामिल कर दे, 0 को शामिल कर देंगे तो आपके ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में बदल जाएगी। पूर्ण संख्या बदल जाएगी मतलब all counting number with 0, all counting number with 0 is called whole number। all counting number with 0, जैसे 0 प्लस काउंटिंग नंबर, 0 प्लस जो काउंटिंग नंबर होगा वो आपका होल नंबर हो जाएगा। इसी काउंटिंग नंबर से पहले अगर 0 को शामिल कर देंगे तो वो आपकी क्या होगी? होल नंबर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 से पहले से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आपकी प्राकृतिक संख्या थी। इसी से पहले हम 0 लिख देंगे। अब इसमें आपकी टोटल संख्याएं पूर्ण संख्या बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्या। तो इसमें आपके सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, पूर्ण संख्या रही। ये आपकी अब चौथा नंबर है आपका सम संख्या है, इवन नंबर। अ नंबर हु इज डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या, जैसे सम संख्याओं का कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे सम संख्या में आपके 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, इसमें आपकी जो सम संख्या है ये समस्त संख्याएं आपसे 2 से कट जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब तक ये संख्याएं आपकी छोटी संख्याओं में 100 50 150 के करीब रहेगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई संख्या ये 2 से कट जाएगी तो सम संख्या है। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या आ गई, अब ये संख्या आ गई तो कैसे पता करेंगे कि यह संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या? तो इन समस्त जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगे तो हम उसके अंतिम अंक को देखेंगे, हम उसको अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक अगर आपके 2 से कट जाते हैं, अंतिम अंक अगर आपके 2 से कट जाते हैं तो पूरी समस्त संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और जब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब कि आपका सम संख्या हो जाएगा। तो जिस संख्या के लास्ट में आपके, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 अगर ये रहता है 0 2 4 6 8 तो वह संख्या आपके 2 से कट जाती है। और जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए वह समस्त संख्या आपकी सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या, जिसके अंत में ये सारे अंक आ जाए। मैं अनुमान करता हूं कि सम संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या ठीक इसकी अपोजिट है।
सम संख्या के ऑपोजिट है विषम संख्या। सम संख्या जो आपके 2 से कट जाती है सम संख्या, लेकिन विषम संख्या में वह समस्त संख्याएं जो 2 से नहीं कट पाती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो वह संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। वे संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। कौन? जो 2 से नहीं कटेगी। कौन हो जाएगा आपका? 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट। इस टाइप की संख्याएं आपकी विषम संख्या होगी, क्योंकि यह 2 से डिवाइड करने पर यह पूरी विभाजित नहीं हो पाएगी, इसलिए यह विषम है। अब रही बात की तो छोटी संख्याएं हैं। बड़ी संख्या जैसे मान ले क्या जाए 9 8 7 6 4 और आगे एक और अंक ले लेते हैं 3। अब देखिए अगर इसको आपको गेस करना हो कि यह संख्या सम है कि विषम है, क्या करेंगे आप? तो आप इसके अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक यदि आपका 1 3 5 7 9 इस टाइप के आ जाए तो वह सम संख्या है आपकी विषम संख्या होगी। वह सम संख्या क्या होगी? विषम। जिसके अंतिम अंक 1 3 5 7 9 आ जाए वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद से और विषम के बाद आपके जो भाज्य संख्या है नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर जो होती है, नॉन प्राइम नंबर, ये नॉन प्राइम नंबर जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का मतलब कि वह समस्त संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। वह समस्त संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है भाज्य संख्या कहलाती है। वह समस्त संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 ही होता है अभाज्य कहलाती हैं। भाज्य अभाज्य दोनों आप एक साथ समझने की कोशिश करिए। हम कह रहे हैं कि जो जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 2 से जिसका अधिक होता है वो आपका भाज्य होता है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएगा भाज्य कहलाएगा। तो चलिए अब हम कुछ संख्याओं को रख के चेक करें कि भाज्य है क्या भाज्य है। जैसे हम बात करते हैं 4 की। किसकी बात करते हैं? 4 का हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें। जैसे 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यह पहले 1 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, आपके 2 कम 2। इस 4 का जो आपका गुणनखंड आ गया 1 गुणे 2 गुणे 2, ये देखिए 1 2 और 3, इसके गुणनखंड कितने आ गए? इसके फैक्टर हो गए 3। फैक्टर कितने हो गए? 3। तो हमने क्या कहा कि जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य कहलाएगी। तो ये आपका जो 4 है इसके गुणनखंड 2 से अधिक आ गए, 1 2 3 आ गया, इसका मतलब कि 4 आपका भाज्य है। 4 क्या है? 4 भाज्य है। 4 एक भाज्य संख्या है। अब वो संख्या लेंगे जो अभाज्य होगी। जो अभाज्य का मतलब ये समझ लीजिए कि 11 है, 11 संख्या है, इसको बताना है कि आपके भाज्य है कि अभाज्य है। तो क्या करेंगे? तो 11 का फैक्टर करिए आप। 11 का फैक्टर करेंगे, 1 से कटेगा 11 बार में, और 11 से 11 एक बार कटेगा 11 एक बार में कटेगा आपका। अब देखिए इसका जो 11 का फैक्टर आया 1 गुणे 11, 1 गुणे का आया 11। इसका मतलब कि इस 11 का केवल 2 ही फैक्टर आया है, केवल 2 ही फैक्टर। जिसका केवल 2 ही फैक्टर होना वो अभाज्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अभाज्य कहलाता है। जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो अभाज्य, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो भाज्य कहलाता है। मैं अनुमान करता हूं कि भाज्य भाज्य आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बारे में। तो देखिए धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर जो प्लस में होती हैं 1 2 3 4 5। ऋणात्मक संख्या का मतलब कि जो माइनस में होती है -1 -2 -3। यह समस्त संख्या ऋणात्मक संख्या है। अब चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो पूर्णांक है, पूर्णांक को आप बेसिक से पहले समझिए। पूर्णांक होता क्या है? जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक है, पूर्णांक में देखिए धनात्मक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, और इसमें रहेगा आपका शून्य। क्या रहेगा? शून्य। समस्त धनात्मक संख्याएं, समस्त ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित। समस्त धनात्मक, समस्त ऋणात्मक, समस्त शून्य माने समस्त धनात्मक संख्याएं, समस्त ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित आपका पूर्णांक कहलाती हैं।
आपका पूर्णांक कहलाती है। इसका मतलब कि उस पूर्णांक में आपका धनात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए कि 1 2 संख्या रेखा पर दिखाइए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके 0 हो गया, यहां पर आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इधर करिए -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट कर दीजिए इधर। देखिए ये आपकी समस्त धनात्मक संख्याएं हैं, ये आपकी समस्त ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसमें शून्य को भी शामिल कर दिया गया। इसका मतलब कि सब मिला के आपका पूर्णांक बन गया। क्या बन गया? पूर्णांक। समस्त धनात्मक संख्या सब ऋणात्मक संख्या है, शून्य सहित पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक की परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा, पूर्णांक के उदाहरणों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि समस्त धनात्मक समस्त ऋणात्मक शून्य सहित आपका पूर्णांक कहलाता है। तो ये आपका रहा पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद से आपके जो ये परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या के बारे में किया जाएगा, क्योंकि कक्षा 9 में आपका शायद पहला चैप्टर परिमेय संख्या ही था, परिमेय संख्या से संबंधित था। इसमें परिमेय संख्या के बारे में पहले जाने हम, ये परिमेय क्या होता है। ध्यान से देखिए, इस इधर वाले मिटा दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या थोड़ा अच्छा से समझिए। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जो परिमेय संख्या है, ध्यान से देखिए, कोई भी संख्याएं आपके p बटा q के रूप की होनी चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहां से p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। p और q दोनों का होना चाहिए पूर्णांक। अब ध्यान से देख लीजिए, यही समझना है, p और q दोनों पूर्णांक ही होना चाहिए, पूर्णांक के सिवा कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन संख्या p बटा q के रूप में होनी चाहिए। अच्छा, ये p बटा q बचपन से हम परिभाषा याद करते चले आ रहे हैं। यह p बटा q के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अंश बटा हर की संख्या। हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, हर का मान 0 के बराबर न हो, और अंश और हर दोनों आपका पूर्णांक हो। p और q जगह पर हम लिख सकते हैं a बटा b लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? a बटा b, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a और b दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। a बटा b के रूप की वह समस्त संख्या है जिसमें b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a और b दोनों पूर्णांक होना चाहिए, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिए, जो परिमेय संख्या के बारे में समझ गए, परिमेय संख्या एक भिन्न होती है, परिमेय संख्या भिन्न होती है। भिन्न में आपका हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका अंश और हर है वो आपका दोनों पूर्णांक होना चाहिए। चलिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि 1/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखना है कि आपके नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। जहां नीचे 0 हो गया तो वह परिमेय नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 3 की, तो 3 आपका 0 नहीं है, तो 3 आपका 0 नहीं है। पहला आपको रूल फॉलो कर दिया कि आपका हर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो हम बोले थे कि पूर्णांक में कि समस्त धनात्मक समस्त ऋणात्मक शून्य सहित, तो धनात्मक एक धनात्मक संख्या है और 3 धनात्मक संख्या है, तो ये आपके दोनों पूर्णांक भी हैं और आपका हर का मान 0 भी नहीं है, इसलिए यह है आपका परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय। पूर्णांक वाला उदाहरण लिख लेते हैं। पूर्णांक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 ये आपके शून्य सहित, ये आपके जो होते थे ये पूर्णांक होते थे। इन्हीं में से कोई भी संख्याएं p बटा q के रूप में हो जाए, केवल नीचे 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय कहलाएगा। इसमें से ले लेते हैं -3/4। बताओ -3/4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये आपका 4 0 के बराबर नहीं है, और -3 और 4 दोनों आपके पूर्णांक हैं, अर्थात यह भी परिमेय संख्या है। दूसरी बात, अब चलिए रूट में 3/4, रूट में 3/4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब देखिए इसका कंडीशन जो फॉलो कराते हैं हम, ये आपका q का मान 0 के बराबर नहीं है। एक रूल तो फॉलो किया कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका, अब देखते हैं कि क्या ये आपका जो p और q दोनों हैं, क्या ये पूर्णांक हैं कि नहीं है? तो रूट में 3 बताइए, इसमें ये जो रूट में 3 है, इसमें कहां रूट में 3 था? ये रूट में 3 आपका पूर्णांक नहीं है,
ये पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो ये आपका परिमेय संख्या भी नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट में 3 आपका पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये धनात्मक संख्या, ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 ये ऋणात्मक संख्या शून्य सहित यही आपके पूर्णांक है। रूट में 3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए रूट में 3/4 आपका अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अब देखिए क्या है, और कुछ परिमेय संख्या के कंडीशन है आपके, जैसे अब देखिए रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4 बटा में मान लीजिए कि 2 है, क्या यह आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो देखिए रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, बटा में ये 2 हो जाएगा, 2/2 यह भी पूर्णांक नीचे 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब देखिए रूट में 4 परिमेय हो गया, रूट में 3 परिमेय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए कि रूट के अंदर की वह समस्त संख्याएं, रूट के अंदर की वह समस्त संख्याएं जो एक पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। रूट के अंदर की वह समस्त संख्याएं जो पूर्ण वर्ग न हो, अपरिमेय कहलाती हैं। और रूट के अंदर वह समस्त संख्याएं जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, बाहर निकल जाएगी 2, यह अपरिमेय हो जाएगी। तो रूट के अंदर ध्यान देना है कि रूट के अंदर अगर आपका पूर्ण वर्ग के रूप में हो तो परिमेय हो जाएगी, और पूर्ण वर्ग के रूप के ना हो तो परिमेय नहीं हो पाएगी। यही रहा आपका परिमेय। चलिए कुछ और जब चैप्टर की शुरुआत की जाएगी, क्वेश्चन जब शुरू किए जाएंगे परिमेय के बारे में, अभी परिमेय बहुत हैं, परिमेय के बारे में आपके और गहराई के बाद जाना होगा, परिमेय के बारे में और जानना होगा। जब क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें आपको परिमेय को फिर से एक बार अच्छा से बता दिया जाएगा। अब देखिए परिमेय है, परिमेय के बाद क्या है? अपरिमेय। ठीक परिमेय के अपोजिट है अपरिमेय, परिमेय के उल्टा अपरिमेय। तो जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वह अपरिमेय होती है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। तो ऐसी कौन संख्या है जो परिमेय नहीं होती है? जैसे मान लीजिए कि 4/0, 4/0 हमने ये कहा था परिमेय की परिभाषा में कि अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, आपका हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो आपका परिमेय होता। लेकिन हर तो आपका 0 आ गया, हर बराबर हो गया 0 के, इसका मतलब कि अपरिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। अब देखिए रूट में 3/2, रूट में 3/2 ये परिमेय है कि नहीं है? तो देखिए ये रूट में 3 बोले थे कि परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो ये है क्या? अपरिमेय। अब बताइए कि ये आपका रूट में 5 + 2, रूट में 5 + 2 परिमेय है कि नहीं है? तो रूट में 5 आपका अपरिमेय है, रूट में 5 अपरिमेय है, 2 आपका परिमेय है। लेकिन रूट में 5 + 2 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो एक अपरिमेय संख्या में, एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, तो आपका हमेशा अपरिमेय ही आता है। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ो चाहे घटाओ, आपका अपरिमेय आएगा। अब देखिए आप इसी चैप्टर में आपको सिद्ध किया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 + 2 अपरिमेय संख्या है, रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, 1/√3 अपरिमेय संख्या। चैप्टर के वास्तविक संख्या के चैप्टर के अंदर समावेशित है ये क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 1/√3 आपका अपरिमेय है, सिद्ध करना होगा। अच्छा यह अपरिमेय क्यों है? क्योंकि रूट में 3 आपका पूर्णांक नहीं है, अब पूर्णांक नहीं है तो P और Q दोनों पूर्णांक ही होना चाहिए। किसके लिए? परिमेय के लिए। जब ये पूर्णांक नहीं है तो क्या है? अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं किसकी? वास्तविक संख्या की, जिसकी जो आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। यही से समझिए वास्तविक संख्या है क्या? तो ये समस्त परिमेय संख्या, समस्त अपरिमेय संख्या है, समस्त परिमेय संख्या है, समस्त अपरिमेय संख्या है, दोनों मिलकर आपके वास्तविक संख्या होती है। समस्त परिमेय संख्या, समस्त अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या बनाती हैं। इसमें जैसे देखिए, अब देखिए यहां पर कुछ परिमेय का उदाहरण था। परिमेय का उदाहरण जैसे मान लीजिए कि 4/2 परिमेय है, 4/2 क्या है? परिमेय है। रूट में 3/7 आपका अपरिमेय है। तो बताइए रूट में 4/2 आपका वास्तविक संख्या है, यह भी वास्तविक है, यह भी वास्तविक है।
क्योंकि समस्त परिमेय समस्त अपरिमेय दोनों मिलकर आपको बनाते हैं क्या, वास्तविक संख्या। तो यही आपके चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। इसमें हमको इस वास्तविक संख्या में समस्त परिमेय समस्त अपरिमेय, कुछ संख्याएं परिमेय होंगी कुछ अपरिमेय होगी, उसी का समावेशित इस चैप्टर में पढ़ना है हम आपको वास्तविक संख्या। ये इस चैप्टर की बेसिक जानकारी थी, चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना था, चैप्टर किससे संबंधित था ये जाने। अब देखिए इसमें एक आपका अंतिम नंबर लिखा गया है, ये लिखना नहीं चाहिए था इसमें, लेकिन आपको बेसिक जानकारी के लिए काल्पनिक संख्या के बारे में बताया गया। ये काल्पनिक संख्या आपको इमेजिनरी नंबर, ये आपको कक्षा 11 में देखने को मिलेगा। कक्षा 11 में जब समिश्र संख्या पढ़ेंगे, समिश्र संख्या समिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें समिश्र संख्या में आपको काल्पनिक संख्या के बारे में बताया जाएगा। काल्पनिक संख्या क्या होती है, रूट के अंदर वह समस्त संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, रूट के अंदर समस्त संख्या जो ऋणात्मक होती है वही काल्पनिक संख्या होती है। इसका अध्ययन हम अब अगले क्लास में कक्षा 11 में करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के बारे में परिचय कराया गया, वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बेहतर ढंग से समझाया गया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आए तो आप लोग इस चैनल से डेली रोज के रोज आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक ही क्वेश्चन हल कराया जाएगा, आप लोग रोज वीडियो देखिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में आपके चैप्टर की शुरुआत कर दी जाएगी पहले क्वेश्चन से। बहुत बहुत धन्यवाद।